दिफलायो एम शक्ति। आज से अजय चंद्रन कुमार क्रमांक 1152, दिन रविवार, तारीख 16 फरवरी 2025। और आज हमारे बीच में आदरणीय अरविंद श्रीवास्तव साहब, जो रिटायर्ड मेंबर ट्रिब्यूनल कमर्शियल टैक्स है। आपका जो विषय है आज एक्यूप्रेशर, मूलभूत सिद्धांत और विकास, पार्ट 10। इससे पूर्व भी 9 पार्ट ले चुके हैं, आप ज्यादा समझ लेते हो। आदरणीय अरविंद श्रीवास्तव सर निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय। शुरू कर रहा हूं मैं। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मनवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता चया गंडकी पूर्णा पूर्ण जलय समुद्र सहिता कुर्वन्तु नो मंगलम। मैं सारी पवित्र नदियों का जल जिस सागर में जा रहा है उस सागर से प्रार्थना कर रहा हूं कि हम सबका इन नदियों के साथ कल्याण करें। आज के 1100 स्वाध्याय और चिंतन के 1152वें दिन, जो हमारा एक्यूप्रेशर मूलभूत सिद्धांत और विकास भाग 10 है, तो कुल इस स्वाध्याय चिंतन के जो प्रणेता हैं, जो शुरुआत जिन्होंने किया है, अरविंद शर्मा जी कुशल संचालक भी हैं, उनको संबोधित कर रहा हूं। यहाँ बैठे हुए वीपी सक्सेना जी, उनको संबोधित कर रहा हूँ। कमलेश कुमार तिवारी जी को संबोधित कर रहा हूँ। के शर्मा एडवोकेट जी को कर रहा हूँ। नीता जी को कर रहा हूँ। अभिषेक शर्मा जो सुपुत्र हैं हमारे अरविंद शर्मा जी के, उनको कर रहा हूँ। और जो लोग श्रोता हैं, अनेक श्रोता इससे जुड़े हुए हैं, उन सभी श्रोताओं को मैं संबोधित करके ये कह रहा हूँ। एक तो यह कि कोई ऐसा नहीं है कि मैं इस विषय का प्रकांड विद्वान हूं, लेकिन जितना हम लोगों ने जाना है, समझा है, उसी को हम आपके माध्यम से पूरे संसार को दे रहे हैं। उसी कड़ी में शर्मा जी का यह बहुत विशेष अनुग्रह मेरे ऊपर है कि उन्होंने मुझे वक्त दिया था कि मैं एक्यूप्रेशर के संबंध में अपने विचार व्यक्त कर सकूं। और इस मूलभूत सिद्धांत और विकास के क्रम में हम लोग अभी तक 9 एपिसोड, यानी हम लोग 9 व्याख्यान दे सके हैं। व्याख्यान क्या है? हम लोगों का आचार दोनों के बीच में विनिमय है ज्ञान का। तो ऐसे ही 10वें एपिसोड में, 10वें व्याख्यान माला में मैं आप सबको संबोधित कर रहा हूं। हम लोग आज किडनी और यूरिनल ब्लैडर के संबंध में चर्चा करेंगे। तो मुख्यतः किडनी आज संदर्भित है। तो किडनी और यूरिनल ब्लैडर जो माना जाता है, वो हमारे चाइनीज दर्शन के अनुसार ये जल तत्व से संबंधित है। और केवल चाइनीज दर्शन ही नहीं, बल्कि जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है उसमें भी यह जल तत्व से संबंधित है। अब ये होता है कि इस केवल क्या जल तत्व का ही संयोजन करता है, लेकिन नहीं, चाइनीज दर्शन के अनुसार ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जीवन के सर्वोच्च भौतिक सुख जिसको हम माना जाए, ये सेक्स संबंध, सर्वोच्च भौतिक सुख, सेक्स संबंध और पुनरुत्पादन, रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, उसमें यह युग्म, यह पेयर ऑर्गन एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली भूमिका अदा करता है। तो इसी कारण से इसको फायर ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, इसको रूट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। अब अगर ये भौतिक सुखों से जुड़ा हुआ है, तो जो भौतिक रोग हैं, सेक्स संबंधी जो भी रोग हैं, उनके मूल में ये किडनी और यूरिनल ब्लैडर, यही मूलभूत कारक के रूप में आते हैं। अब पराभौतिक क्या है? पराभौतिक, ये तो भौतिक रोग हो गए। पराभौतिक रोग भी, जो जैसे इनफर्टिलिटी हो गया, नपुंसकता हो गई, ठंडापन हो गया जिसको बोलते हैं सेक्स में ठंडापन, या गर्माहट की कमी, ये सभी का संबंध इसी पेयर ऑर्गन से माना जाता है। अब भारतीय दर्शन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की परंपरा है।
और ये मानते हैं हम लोग कि यही चारों पुरुषार्थ हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। तो धर्म, अर्थ और काम, काम माने कामनाएं, और उसमें वासनाएं भी आती हैं, और उसमें सेक्स संबंध भी आते हैं। तो इनके अगली कड़ी के रूप में मोक्ष है। यानी इनका बिना इनको प्राप्त किए हुए मोक्ष की श्रेणी को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस रूप में हम लोग देखें तो दो चीजें और भी हैं कि अगर जहां भौतिक सुखों के लिए हम इसको मानते हैं कारक, वहीं पर आध्यात्मिक सुखों के लिए, यानी आध्यात्मिक कोई उत्कर्ष आपको चाहना है, कौन सा आध्यात्मिक उत्कर्ष? परमात्मा से आत्मा का मिलन अगर है, तो उसके लिए भी यही युग्म, यही पेयर ऑर्गन कारक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब मॉडर्न साइंस के अनुसार भी, और चीनी दर्शन के अनुसार भी, और जो आयुर्वेदिक हम लोग सब मानते हैं, उन सब के आधार पर हम लोग समग्र रूप से उसके पर चिंतन कर रहे हैं। ये निष्कासन तंत्र के रूप में भी इसको जाना जाता है। कैसे है निष्कासन तंत्र? जल ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण करने के उपरांत जो ये रक्त के साथ मिलता है, रक्त बनता है, और उसके बाद किडनी उसको छानती है, और किडनी छानने के बाद जब ये यूरिनरी ब्लैडर में जाता है तो ये शरीर के बाहर निकल जाता है। यह एक सामान्य अवधारणा के रूप में है और हम लोग सब जानते हैं इसे। अब अगर जल ग्रहण करने की मात्रा और निष्कासन की मात्रा के बीच में कोई असंतुलन है, तो हम लोग ये मानेंगे कि यह किडनी तत्व और किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के मध्य जो हमारे रिश्ते हैं, जो हमारे शरीर के रिश्ते हैं, यानी उनमें जो बैलेंस फॉर्म है, वो कहीं गड़बड़ा गया है, यानी वो अस्वस्थ हो गए हैं। यह मानने की हमको मानना चाहिए हम। अब एक हम लोग बात करते थे कि चीनी दर्शन ये मानता है कि भारत जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, वह दो दो घंटे के अंतराल में सारे पेयर ऑर्गन में आती है, अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग आती है। और हम लोगों ने 12 ऑर्गन का ये कंसेप्ट माना हुआ था, तो यानी दो दो घंटों के लिए ये सर्वाधिक आती है और 2 घंटे में ये न्यूनतम आती है। तो उस रिश्ते से अगर हम लोग माना जाए तो किडनी में जो ये ऊर्जा आती है, मैक्सिमम ऊर्जा जो आएगी वो 5 बजे शाम को और 7 बजे शाम तक सर्वाधिक। और इसी के विपरीत 12 घंटे जो पीछे हैं, यानी 5 बजे सवेरे से 7 बजे सवेरे तक ये न्यूनतम रहे। और ये 5 बजे से 7 बजे सवेरे का समय वो समय है जबकि ऊर्जा सर्वाधिक रहेगी हमारे एलआई में, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये हमको जानना चाहिए। फिर यह भी माना गया था कि बर्थ ऑर्गन के हिसाब से कि जिनका जन्म किसी काल में हुआ है, उन पर किडनी का, ये किडनी प्रभावित करेगी। यह उसके उसके हिसाब से अगर माने तो हम लोग 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक जिनका जन्म हुआ है, उनके संबंधों में, उनके व्यक्तित्व में यह किडनी का या किडनी युग्म का प्रभाव रहेगा। किडनी का और किडनी युग्म का, किडनी पेयर ऑर्गन का प्रभाव रहेगा। अब यह माना जाता है कि जन्म 3 तरह की ऊर्जा है। जन्मजात ऊर्जा, जो प्रीनेटल ऊर्जा जिसको बोलते हैं। तो प्रीनेटल ऊर्जा ये जो आती है, माता पिता से आती है, ईश्वर से आती है, और आपके प्रारब्ध यानी पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर आती है। तो ये जो आती है वह किडनी में स्टोर होती है। यह कल्पना है, हाइपोथेसिस है, लेकिन यह दार्शनिक विचार है, इसलिए यह उस रूप में है। और इसको, तो ये किडनी में ये जीवन सत्व, जिसको हम लोग जीवन सत्व के रूप में बोलते हैं, यह संग्रहित हो जाता है, स्टोर हो जाता है। अब जीवन सत्व क्या है? क्या जीवन सत्व केवल तरल है या जीवन सत्व केवल गैसियस फॉर्म में है? तो इस संबंध में धारणा यह है कि जीवन सत्व तरल भी संभव है और जीवन सत्व गैसियस फॉर्म में भी संभव, यानी वो रेरिफाइड ऊर्जा के रूप में भी रहता है। अब मान लीजिए, तरल के रूप में है, तो जैसे तरल से हम लोग बिजली बनाते हैं, यानी एक ऐसी ऊर्जा जो हमारी पराभौतिक रूप है या गैसेस फॉर्म ऊर्जा, तो वैसे ही इसको जो तरल हमारा संग्रहित होता है, उस तरल से लगातार ऊर्जा बनाई जाती है। यह तरल जब समाप्त हो जाता है तब हमारा
हम मानते हैं कि हमारी मृत्यु हो जाती है। अब क्या इस तरल या जो उससे बनी हुई ऊर्जा है उसको कुछ परिवर्तन कर सकते हैं? तो परिवर्तन मतलब परिवर्तन इस संदर्भ में तो कर सकते हैं कि हम जीवन के अपने आचार व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं, परिष्करण कर सकते हैं, शुद्धिकरण कर सकते हैं और अधिक परिमार्जन कर सकते हैं अपने व्यवहार में, लेकिन हम उसको खत्म नहीं मतलब बढ़ा नहीं सकते। बढ़ाने की प्रक्रिया नहीं है, वो प्रारब्ध में ही है। तो जीवन सत्य अब आया, ओरिजिनल की के रूप में आया। इसको कहते हैं जीवन सेक्स जो है, जीवन सत्य से किडनी में हम लोग मानते हैं कि एक जीवन सत्य से एक ओरिजिनल की बनती है। ओरिजिनल की माने ऊर्जा। तो एक ओरिजिनल की बनती है और यही जो है बहुत सी चीजों का परिचालन करती है, बहुत चीजों का रेगुलेशन करती है। यही ऊर्जा ये क्या करती है? जो जीवन सत्व हमको लिक्विड फॉर्म में मिला हुआ है उसको गैसेस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके और फिर ये सब ऑर्गन्स को या शरीर के सभी भागों को यह देती रहती है, रूपांतरित करती रहती है। और इस प्रकार वो अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कहिए, वो सारे कार्यों का परिचालन करती है और सारे कार्यों पर नियंत्रण भी करती है। इसलिए किडनी बहुत महत्वपूर्ण है। अब जीवन सत्व किस तरह के होते हैं? तो वही हम लोग कहा कि एक जन्मजात जीवन सत्व जो आया और वो आपके प्रारब्ध के माध्यम से, पूर्व कर्मों के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से, ईश्वर से प्रदत्त हुआ। वो यद्यप प्रत्येक ऑर्गन में होता है, लेकिन इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि वह इस किडनी में आकर के सबसे अधिक संग्रहित होता है। और किडनी इसी को, किडनी जो है, किडनी के बीच में जो द्वार हो, बीच में किडनी, दो किडनी होती है, उनके बीच का जो स्थान है उसी पर इसको गेट ऑफ वाइटलिटी कहा गया है और वहीं पर यह संग्रहित होता है। तो दूसरा क्या है? तो जग से जो प्राप्त होता है, जग से क्या प्राप्त होता है? स्प्लीन और स्टमक के माध्यम से हम जो भोजन, जल या वायु का सेवन करते हैं उससे कोई एक ऊर्जा बनती है, वो भी जीवन सत्व के रूप में संग्रहित होती है। और वो भी जीवन सत्व में, इनके बीच में दोनों के मिलन से ये पूरा हमारा जीवन सत्व। और इसीलिए जो अगली बात मतलब जो बाहर है, यानी जो पोस्ट है जिसको कहा जाए, या हम जो जीवन से प्राप्त हो मतलब जीवन में जन्म लेने उपरांत जो प्राप्त करते हैं, उससे अगर हम उसका परिष्करण करते रहे, वो शुद्धिकरण करते रहे, तो निश्चित रूप से हमारे तरल जो पूर्व में जन्म में मिला हुआ है उसका परिष्करण और परिमार्जन संभव है। अब किडनी में जो जीवन सत्व है वो क्या है? वो मूलतः क्या है? किडनी के में स्टोर रहता है, किडनी में स्टोर रहता है और किडनी को ये शक्ति देता है। कहां पर इसकी स्थिति है? इसकी स्थिति दोनों किडनी के मध्य में है और यहीं से किडनी को वो, किडनी को ही नहीं अन्य को भी ऊर्जा देता है। इसको ओरिजिनल की के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग ओरिजिनल की के कंसेप्ट में बात भी करेंगे कि ओरिजिनल की करता क्या है। अब ये जो जीवन सत्व है और ओरिजिनल की है, दोनों मिलकर के, क्योंकि उसी से ऊर्जा बन रही है और वो ओरिजिनल की के रूप में जानी जाती है। उसमें क्या करती है? वो संरचना, आपका संरचना तय करती है, आपका स्ट्रक्चर तय करती है। आपके स्ट्रक्चर कितना बढ़िया बनावट है, आपका कितना सौष्ठव है, शारीरिक सौष्ठव, ये जो आपका जीवन सत्व ही देता है। दूसरा, आपका ब्रेन का डेवलपमेंट कितना है, ये वही देता है। आपके विचारों में कितना अधिक क्या कहते हैं, दूरदृष्टि है, ये भी वही देता है। अगर हड्डियों में कैल्शियम का जमा होना है तो ये भी वही तय करता है। महिलाओं में रिप्रोडक्शन के सिस्टम को यही तय करता है, यूट्रस से जुड़े होने का। और आपका लंबाई बढ़ेगी घटेगी कितनी रहेगी, ये वही तय करता है। और बाल आपके समय से पूर्व अगर काले हो, वो सफेद हो रहे हों, तो इसका मानिए यह किडनी जीवन सत्व के संदर्भ में ही है। समय असम समय के साथ तो सभी का होना है, समय के साथ परिवर्तन प्रकृति का नियम है, वहां नहीं है। लेकिन अगर समय के पूर्व 20 वर्ष की आयु में अगर आपके बाल असमय सफेद हो रहे हों, तो हमको मानना चाहिए कि हमको किडनी का उपचार करना है। कान में आवाजें आती हैं, तो
इसका भी हम लोग मानते हैं कि कान में आवाजें आने का कारण भी यही है कि किडनी में कारण है। कमर में दर्द होगा क्योंकि किडनी पीछे है, तो कमर में दर्द होगा तो भी ये है। घुटनों में कमजोरी आएगी तो यही कारण होता है। और आपको फर्टिलाइजेशन में, यानी आपके जो है सेक्स संबंधों में कहीं आपको कमी आ रही है, सेक्सुअल वीकनेस आ रही है, तो भी यही किडनी ही कारण है। स्मरण शक्ति घटने का कारण भी यही होगी। इवन ये कहा जाता है कि यानी जो आरबीसी है, क्योंकि बोन मैरो की परिकल्पना है और मैरो की परिकल्पना है, तो उस परिकल्पना के आधार पर अगर कोई आरबीसी की कमी भी होती है तो भी यही कारक माना जाता है ओरिजिनल। अन्य के साथ आप कर सकते हैं। और अगर आपको सामान्य से अधिक सर्दी लगती है और जल्दी यदि जल्दी सर्दी लगती है, यानी सर्दी आज लगी कल लगी और फिर आपने कहा 5 दिन पहले ठीक हुआ था, फिर मैं सर्दी लग गई, तो अगर जल्दी जल्दी सर्दी लगने की बात है तो हम स्प्लीन तो हमारा एक कारक माना जाता है, स्प्लीन और लंग्स। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग किडनी को मूल कारण मानते हैं, और तब किडनी इसेंस में अगर हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं तो हम लोगों का यह रोग दूर होता है। अब जैसे कि हम लोगों ने कहा था, चीनी दर्शन में दो अवधारणाएं हैं। प्रकृति के दो रूप हैं और प्रकृति ने अपने को दो रूपों में प्रकट किया। एक रूप उसका था यांग और एक था इन। इनकी शक्ति हम लोगों ने माना था, इनकी शक्ति पृथ्वी की ओर गई और उसने एक एक जो पावर गई, उसने पृथ्वी की रचना किया, नीचे की ओर गई उसने पृथ्वी की रचना किया। और यांग की शक्ति ऊपर आकाश ऊपर की ओर गई और उसने स्वर्ग की रचना किया, और स्वर्ग के अधिष्ठाता के रूप में सूर्य को रखा गया। तो सूर्य और स्वर्ग यांग की प्रतिकृति माने जा सकते हैं, उन्हीं के रूप है। तो अब इसी तरह प्रत्येक जब प्रत्येक जो प्रकृति के दो रूप है, तो जानिए प्रत्येक जो भाग है शरीर का हो या ब्रह्मांड का हो, उसके दो रूप हैं, एक यांग है और एक इन है। इसको हम अगर मॉडर्न साइंस में कहें तो वो कहते हैं मैटर और एनर्जी। हम लोग कहते हैं यांग और इन। तो यांग क्या है? यांग एनर्जी के फॉर्म में है, और इन जो है हमारा स्ट्रक्चर के फॉर्म में है, यानी पदार्थ के रूप में है। तो मैटर के जो फॉर्म में है वो इन है, और जो यांग है वो हमारा फॉर्म है किसका? एनर्जी के फॉर्म में है। अगर दूसरी तरह और भी कह सकते हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की अवधारणा लेके चलते हैं, तो हम पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इनको मान सकते हैं और काइनेटिक एनर्जी के रूप में हम मान सकते हैं यांग को। तो इसी तरह किडनी में भी दो पहलू हैं, एक किडनी का इन पहलू और एक किडनी का यांग पहलू। यानी जो स्ट्रक्चर है वो किडनी इन है और जो फंक्शन है वो किडनी यांग है। इस अवधारणा पर हम लोग चलते हैं पर। अब किडनी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किडनी के दो पहलू हुए, एक किडनी यांग और एक किडनी इन। चाइनीज दर्शन में केवल 5 तत्वों की अवधारणाएं हैं। वुड, पहला उसमें वुड है, दूसरा फायर है, तीसरा उन्होंने कहा पृथ्वी है, चौथा उन्होंने कहा मेटल है, और पांचवा उन्होंने कहा जल है। और ये एक दूसरे के पास इनका रिलेशनशिप ये है कि ये एक दूसरे के निर्माण, एक दूसरे के सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं, और एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं इन्हीं में से। तो अब इस अवधारणा के आधार पर अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी जल तत्व के संबंध में है। अब किडनी के जल तत्व में देखें, लीवर को हम लोगों ने रखा हुआ है वायु के वो विंड के साथ, यानी हम लोग लीवर को मानते हैं वुड के साथ, लीवर को वुड के साथ मानते हैं। और हम लोग पेरिकार्डियम और हार्ट को मानते हैं या उसके फायर के साथ। पृथ्वी के साथ स्प्लीन और स्टमक को हम लोग मानते हैं। मेटल के साथ हम लोग लंग्स और एलाई को, लार्ज इंटेस्टाइन को मानते हैं। और किडनी के साथ, जल के साथ किडनी और यूबी को मानते हैं। अब किडनी में जो यांग शक्ति है और इन शक्ति है, उनका रूपांतरण देखिए। शक्ति किसको की देती है? किडनी यांग देती है, सबको ऊर्जा देती है, केवल लीवर के यांग को छोड़कर, लीवर यांग को छोड़ करके शेष सारे यांग जो है, और 4 मैटर, वो जो 4 हम लोग एलिमेंट कहें या 4 ऑर्गन कह दें, उन सब को ये यांग ऊर्जा देती है। स्प्लीन को किडनी इन नहीं देती और सबको इन देती है। यानी इनका रोल कितना बड़ा है किडनी का?
कि सबको केवल लीवर को एक छोड़ करके किडनी यांग से उसको शक्ति नहीं मिलती है, और स्प्लीन को किडनी इन से शक्ति नहीं मिलती है। शेष सारे ऑर्गन्स को यह किडनी ही सप्लाई करती है, यांग और इनकी शक्ति। अब जन्म, वृद्धि और प्रजनन तीन चीजें हैं। एक तो जन्म हुआ, एक वृद्धि हुआ, और एक आपका प्रजनन शक्ति जो हुई। इसका मूल तत्व किडनी इन है। ये मूल तत्व किडनी इन क्या करती है? जन्म का निर्धारण करती है, वृद्धि का, यही भी ग्रोथ का भी निर्धारण करेगी, और रिप्रोडक्शन जैसे होगा उसके लिए भी जिम्मेदार यही। तीसरा, शरीर की सभी भौतिक क्रियाओं को करने की प्रेरणा किडनी यांग देती है। शरीर की सभी भौतिक क्रियाओं को करने की जो प्रेरणा है, प्रेरक तत्व है, वो किडनी यांग है, क्योंकि ये फंक्शनल है। ये फंक्शनल है, ये उसको यांग देती है। तो जो किडनी, अब किडनी यांग हो गई तो दो पहलू हो गए। तो किडनी यांग को कार्य करने के लिए जो मटेरियल चाहिए, तो मैटर क्या है? मैटर किडनी इन है, वो किडनी इन उसको देती है। तो किडनी अब अंदर का तत्व कितना आपका शक्तिशाली है, इसका आपको देखना हो तो रिप्रेजेंटेशन आपका किडनी यांग में आपको दिखाई पड़ता है। दोनों एक दूसरे पर एक आश्रित है। उसी प्रकार आश्रित है जैसे कोई किला हो और उस किले में बाहरी रक्षक हो और अंदर भी कोई रक्षक हो, तो बाहरी रक्षक किले की जब तक सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तब तक किले के अंदर की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। और उसी तरह किले के अंदर के अगर सैनिक भोजन आदि की आपूर्ति ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो भोजन के अभाव में बाहरी शक्ति जो बाहर की सेना है वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए दोनों एक दूसरे के रिलेशनशिप में, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर किडनी की कोई समस्या हो तो हम लोगों का विचार ये होना चाहिए कि केवल किडनी इन पर ट्रीटमेंट नहीं होना है, हमको किडनी इन के साथ साथ किडनी यांग को भी ट्रीटमेंट करना है। और अगर किडनी यांग कर रहे हैं तो किडनी इन का भी ट्रीटमेंट करेंगे। इसलिए क्योंकि दोनों एक दूसरे पर जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। अब जीवन सत्व का संग्रह जो हम लोग बात कर रहे थे कि जीवन सत्व का संग्रह ये करता है, तो जीवन सत्व का संग्रह ही करता है। तो ये दो तरह की ऊर्जा, एक प्री हेवन, प्री हेवन हम लोग बोलते हैं जो प्रारंभ से मिलती है उसको प्री हेवन बोलते हैं, और पोस्ट हेवन उसको बोल रहे हैं जो जग में आने के बाद आपको मिलती है। तो जग में क्या है? हम भोजन लेते हैं, ये हमारा स्टमक और स्प्लीन करता है, इसको हम लोग पोस्ट हेवन की बोलते हैं, पोस्ट हेवन एनर्जी बोलते हैं, और उसको प्री हेवन एनर्जी बोलते हैं जो किडनी में आती है। दोनों दोनों आपकी वृद्धि का काम, दोनों मेनोपॉजल डिसाइड करते हैं कि मेनोपॉज कब होगा, दोनों आपका मृत्यु कब होगी ये डिसाइड करते हैं। ये दोनों जी। अब दूसरा क्या है, किडनी क्या करती है? ये जो मैरो है, मैरो का उत्पादन करती है। अब ये इसको मैरो को हम लोग सामान्य उदाहरणा में ये मान लेते हैं कि मैरो वही है जो बोन मैरो है। ऐसा नहीं है। इस अवधारणा के आधार पर मैरो इज डिफरेंट फ्रॉम बोन मैरो। ये मैरो वो मैरो है जिससे हमारी हड्डियां बनती हैं, और इन हड्डियों के अंदर बोन मैरो होता है। तो इस मैरो से हड्डियां बनती हैं और इस हड्डियों के अंदर बोन मैरो होता है। तो इसलिए ये अवधारणा थोड़ा सा ऑपरेशन में अलग है कि बोन मैरो इज डिफरेंट फ्रॉम मैरो। तो अब अस्थि मज्जा में जो अंदर पदार्थ है, जो अंदर पदार्थ है उसको ये बनाता है। तो यानी ये वो है, हड्डियां बनती हैं, और जो अस्थि मज्जा है वो इससे बनता है, यानी मैरो से बोन मैरो बनता है। वो बोन मैरो मैरो अलग है। फिर यही यही मैरो क्या करता है? ब्रेन में जा करके, और आपको सीएसएफ जो है, तो उसकी जो सीएसएफ को भी हम लोग कह सकते हैं किसी न किसी रूप में बोन मैरो। तो हम लोग जो बोन मैरो न भी कहें तो हम उसको कहेंगे कि सीएसएफ, पूरा नाम ही लेते हैं। तो सीएसएफ जो कंसेप्ट है उसको भी बनाने के लिए यही कारक है, यही यही मैरो। अब स्पाइनल कॉर्ड में भी हम लोग देखते हैं कि वही सीएसएफ आता है, तो स्पाइनल कॉर्ड में भी यही जो है, यही मैरो उस सीएसएफ को बनाता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि मैरो से हड्डियां बनेगी, फिर
मैरो से बोन मैरो बनेगी और मैरो से ही सीएसएफ और ये आप अन्य पदार्थ बनेंगे। ये कंसेप्ट है। तो थोड़ा सा डिफरेंट है इस दर्शन का, एक्यूप्रेशर का और मॉडर्न साइंस का। अब किडनी और ब्रेन का रिलेशनशिप क्या है, तो हम किडनी को देखें। किडनी को हम लोग बताना चाह रहे हैं कि इस किडनी की उपयोगिता या किडनी की आवश्यकता या किडनी कितनी महत्वपूर्ण है, इसका जो है जितना इस एक्यूप्रेशर में बताया जाता उतना कहीं शायद इतना नहीं बताया जाता, इतना कहीं बहुत विस्तृत रूप से नहीं कहा जाता। किडनी और ब्रेन का रिलेशनशिप क्या है। अब हम लोग कहते हैं क्योंकि किडनी इसेंस यही जीवन सत्व है जो हमको जीवन सत्व क्या बना रहा है, यही जीवन सत्व मैरो बना रहा है और इसी जीवन सत्व से सीएसएफ बन रहा है। तो अगर ये मैरो कम हो गया, ये जीवन सत्व कम हो गया, मैरो कम हो गया, तो उससे सीएसएफ कम बनेगा। सीएसएफ कम बनेगा या तो पोषक नहीं बनेगा। अगर पोषक नहीं बनेगा तो आप समझ सकते हैं पहला काम क्या होगा, स्मरण शक्ति पर प्रभाव पड़ेगा, कंसंट्रेशन पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि कंसंट्रेशन जैसे ब्रेन की है, ब्रेन की कंसंट्रेशन पे फर्क पड़ेगा, ब्रेन का जो है स्मरण शक्ति होगी और आप कितना अधिक विचारशील है इस पर भी असर पड़ेगा, कितना अधिक विचारशील है। क्योंकि दृष्ट विचार का फैलाव तो ब्रेन ही तो कहता है। तो अगर विचार का प्रवाह देखना हो तो आपको किडनी को आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर किडनी कमजोर हो गई तो कंसंट्रेशन कमजोर होगा, स्मृति आपकी कमजोर होगी, सोच आपकी छोटी होने लगी कि आप दूरदृष्टि नहीं होंगे, जिसको बोलते हैं निकट निकट दृष्टि, उस संदर्भ में नहीं, मायोपिया वगैरह संदर्भ में नहीं, निकट मतलब आप सोच आपकी छोटी होने लगेगी, इस संदर्भ में आप बनेंगे। फिर अब और फिर आपको दांतों में, दांत आपके कमजोर हो जाएंगे, तो दांत कमजोर हो जाएंगे, दांत ढीले हो जाएंगे, इन सब। और बच्चों में हड्डी का विकास नहीं होगा। जो 25 मानते हैं हम लोग कि 21 वर्ष तक हड्डी का विकास होता है और रीमॉडलिंग के बाद 25 साल तक रीमॉडलिंग होती रहती है। तो ये हड्डियों का विकास यही बोन, ये बोन जो है, जो मैरो है, वो करता है। इसलिए किडनी तरल, जो ये किडनी इसेंस है, वही निर्णायक होता है। तो बच्चों में हड्डी का विकास नहीं होगा और एक पिजन ब्रेस्ट बीमारी होगी, उसमें जो जिसमें आगे की तरफ हड्डियां उभर के निकल आती हैं, वो पिजन ब्रेस्ट वाली बीमारी भी इसी कारण से होगी। तो ऐसे बीमारी में भी हमको किडनी इसेंस पर या हमारी दूर मतलब कहीं हम सोच में कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहे हैं तो हम हार्ट पर भी कभी करते हैं, लेकिन हमको किडनी पर ध्यान पहले देना चाहिए और किडनी को हम कंसंट्रेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब जल तत्व का नियमन, जल क्योंकि जल से संबंधित है तो क्या करती है, ये रेगुलेशन किडनी करती है। मॉडर्न साइंस भी कहती है, हम भी कह रहे हैं कि बॉडी फ्लूइड्स जो हमारे शरीर में पानी पीते हैं तो वो तरल के रूप में है। सारा जो जल है, कोई अंदर जल नहीं है, अंदर सब तरल है, क्योंकि कुछ ना कुछ में मिलावट है, मिला कुछ ना कुछ मिला हुआ है, तरल शुद्ध जल है ही नहीं। तो बॉडी फ्लूइड्स का जो कंट्रोल है वो करती है, उसके बाद फिर निकास करती है। तो उसके साथ साथ मिनरल्स भी ये अपने करती है, ये मॉडर्न साइंस भी कहती है। तो रेगुलेशन है। तो अगर किडनी यांग और इनके बीच में संतुलित है, संतुलन है, दोनों संतुलित है, तो आपका पेशाब जो है, आपका यूरिनेशन ठीक होगा। अब मान लीजिए किडनी यांग कमजोर है, मान लीजिए किडनी यांग कमजोर हो गई, तो यांग माने शक्ति कौन सी है, यांग शक्ति वो है जो आपको ऊर्जा दे रही है। तो उस ऊर्जा के अभाव में क्या होगा, जो निकास द्वार है वो खुल जाएगा। निकास द्वार खुलने का अर्थ क्या होगा कि आपको यूरिनेशन अधिक होगा। तो अगर अधिक होगा तो हम लोग माने कि किडनी यांग की बीमारी है, इस पर हमको ट्रीटमेंट देना है। अब अगर इसके उल्टा अगर किडनी इन कमजोर हो गई तो निकास द्वार बंद हो जाएगा, तो हमका यूरिनेशन बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम होगा। ठीक है। तो ऐसी दशा में कम पेशाब हो जाएगा और
गंदला भी हो जाएगा, क्योंकि सफाई भी, क्योंकि यांग शक्ति ही तो उसको साफ करती है, ठीक करती है, तो वो उसी तरह, वैसे तो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन भी गंदे द्रव को और सबको अलग अलग करती है, साफ करती है। तो ये ऊर्जा हम लोगों ने पहले कहा था कि सारे उनको ऊर्जा मिलती है किससे? किडनी यांग, किडनी यांग से ऊर्जा मिलती है सब। स्प्लीन को, स्प्लीन को भी मिलती है, केवल लीवर को छोड़ करके सबको मिलती है। किडनी, अब ये कैसे ये होता है, ये कहाँ से द्रव है? तो द्रव का जो कहते हैं कि जो पहले हमारा सिद्धांत के अनुसार है, पहले जो हमारा द्रव हो, चाहे हम पानी पीते हो, चाहे हम भोजन करते हो, उससे पहली ऊर्जा बनाती है स्प्लीन, और स्प्लीन इस ऊर्जा को बना करके ऊपर भेज देती है। और ऊपर कहाँ भेजती है? ऊपर भेजती है लंग्स, लंग्स में, हार्ट में। वो लंग्स, हार्ट इससे बनाते हैं शुद्ध एक ऊर्जा बनाते हैं गैदरिंग की, और उस ऊर्जा को लंग्स नीचे भेजते हैं, हार्ट और ऑक्सीजन वगैरह मिला करके उससे बनाते हैं ये ब्लड, और ब्लड जो है आपका सर्कुलेट करता है, पूरे उसमें सर्कुलेशन में आता है। तो अब ये जो ऊर्जा आपकी आई, तो ऊर्जा और तरल दोनों चीज रही, तो उस ऊर्जा और तरल को लंग्स ऊपर से नीचे की ओर भेजता है। तो जब ऊपर से नीचे की ओर भेजता है, तो किडनी की, जो किडनी के नीचे की ऊर्जा, ओरिजिनल की कहते हैं उसको, तो ये उड़ जाकर के ऊपर उसको जितना आवश्यक तत्व हुआ, उस तत्व को तो ये कुछ चीजों को तो बाहर निकाल देती है, और कुछ चीजों को नीचे अपने अपने एनर्जी के लिए, क्योंकि उसको लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यूरिनरी ब्लैडर के लिए इनको ऊर्जा चाहिए। तो उस ऊर्जा के लिए यह अब कुछ ऊर्जा को रोकती है और शेष ऊर्जा को ऊपर भेज देती है। अब मान लीजिए कि किडनी की ऊर्जा कमजोर है, तो ऊपर से जो ऊर्जा आई उसको किडनी की ऊर्जा रोक नहीं पाती, क्योंकि कमजोर है, उसमें शक्ति नहीं है। अगर शक्ति नहीं है, तो यह ऊर्जा जो लंग से आई थी, ये ऊपर चली जाती है, और आपको एस्थमिक इफेक्ट दे सकती है, अस्थमा हो सकता है आपको, आपके हार्ट में, आपके इस चेस्ट के भाग में भारी दबाव महसूस हो सकता है। और ये तो ऊपर के कारण हो गए। अब ऊर्जा किडनी के पास थी नहीं, उसने ऊर्जा को रोका नहीं, ऊर्जा को रोकने का नहीं हुआ तो नीचे भेजा नहीं, तो आपका यूबी भी प्रभावित हो जाएगा, एल आई, लार्ज इंटेस्टाइन प्रभावित हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रभावित हो जाएगा। यानी आपका ठीक से शोषण भी नहीं होगा, मतलब एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा न्यूट्रिशन का। उसी तरह एल आई भी अपना कहीं ना कहीं, या तो आपको भाई कॉन्स्टिपेशन तो नहीं उसमें हो सकता है, क्योंकि वो पानी को अधिक निकाल दे, यानी अधिक लिक्विड निकाले, तो अधिक निकालने का मतलब कि हमारा जो है जो स्टूल है वो हमारा तरल के रूप में हो जाएगा। उसी तरह यूवी भी अपना जो है तरल निकाल देगी, ये नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऊर्जा इन्हीं से मिलती है। अब एक और कंसेप्ट है कि गुर्दे कानों में खुलते हैं, गुर्दे कानों में खिलते हैं, इसको गुर्दे के लिए कहा गया है कि गुर्दे कानों में खुलते हैं। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि जब कान में एजिंग प्रोसेस में, हम लोग मानते हैं कि एजिंग प्रोसेस में जब आपका क्षरण होने लगेगा, क्योंकि ये तरल जो है, जो तरल या ऊर्जा रूप है, वो उसका क्षरण होगा, कम होते रहेगा, धीरे धीरे कम होगा। तो जब धीरे धीरे कम होगा, तो जैसे जैसे एजिंग प्रोसेस बढ़ेगी, वैसे आपको कानों से कम सुनाई पड़ेगा, क्योंकि वीक हो रही, किडनी वीक हो रही है। तो इसलिए रिप्रेजेंटेशन है कि गुर्दे कानों में खुलते हैं। यानी अगर कान कमजोर हो रहा है, तो हमको ट्रीटमेंट कहाँ करना है? वो हमको किडनी में करना है, एजिंग प्रोसेस में। दूसरा, किडनी बालों में दिखाई देती है। अब बालों में दिखाने का क्या मतलब है? जो सर के बाल है, तो सर के बाल ये कि किडनी को पोषण, किडनी जो है पोषण जो दे रही, किडनी इसेंस जो पोषण दे रहा है, वो बालों को भी पोषण दे रहा है। तो बाल आपके सुंदर हैं, बाल आपके चमकदार हैं, बाल आपके टूट नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि किडनी आपकी शक्तिशाली है, किडनी का जो इसेंस है वो भी शक्तिशाली है। इसकी वजह से आपके बाल सुंदर दिख रहे हैं। लेकिन यदि इन ये टूटने लगे, जल्दी सफेद पड़ने लगे, अपेक्षाकृत रूप से, एजिंग प्रोसेस नहीं, ऐसे एजिंग मतलब पहले ही अगर होने लगे,
तो हमको ये मानना चाहिए कि हमारा किडनी कहीं प्रभावित हो रही है, और तब हम लोगों को किडनी इसेंस पर उपचार देना चाहिए। फिर नीचे के एक और कंसेप्ट है कि नीचे के द्वारों का नियंत्रण किडनी करती है। तो नीचे के द्वार क्या है? नीचे के जो भी द्वार है, स्टूल है, खासकर यूरिन के है, जो भी है, तो लेडीज और जेंट्स दोनों के संदर्भ में जो उनके स्फिंक्टर है उनका नियंत्रण किडनी करती है। तो वो क्या होता है, अगर मान लीजिए नहीं है, अगर ये कमजोर हो गया तो पेशाब, वही कहा ना कि पेशाब जो है या तो पतला हो जाएगा, अगर किडनी यांग जो है कमजोर हो गई तो पेशाब आपका अधिक होगा और गंदला भी हो जाएगा, ठीक है। और किडनी इसेंस की कमी हो गई, अगर इसेंस की कमी हो गई तो दूसरा में आपका सीमेन, सीमेन का जो कंसंट्रेशन है वो घट जाएगा, पतला हो जाएगा, कम ओजस्वी, जिसको हम कह सकते हैं अपनी भाषा में कम ओजस्वी हो जाएगा। और कम ओजस्वी उसके साथ साथ क्या होगा कि कभी कभी अपने आप इजोकुलेशन हो जाएगा, ये प्रोसेस उसमें है उधर, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन भी किडनी यांग से ऊर्जा ले रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी ले रही है, स्प्लीन भी ले रही है। अगर किडनी यांग कमजोर हो गई तो स्प्लीन यांग कमजोर हो जाएगी, और तब वो जो उनका काम है, फंक्शन काम है द्रवों का रूपांतरण और ऊर्जा को ऊपर भेजना, वो नहीं कर पाएगी, तो क्या होगा, ऊर्जा उसकी नीचे चली जाएगी, ऊपर जा ही नहीं पाएगी। अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा आपको लूज स्टूल हो जाएंगे। अब इसको कहा गया किडनी में इच्छा शक्ति का आवास। ये आवास की परिकल्पना उस दर्शन में है, एक्यूप्रेशर दर्शन में है। देखिए, हम लोग ये कहते हैं कि हार्ट में मन का आवास होता है, हार्ट में मन का आवास होता है। तो अब हम लोग वैसे मन को माने, आत्मा को माने, जो भी, अगर आयुर्वेदिक भाषा में माने आत्मा, तो वहां भगवान श्री कृष्ण कह ही रहे हैं कि ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करता है। अब वो आप चाइनीज दर्शन देखिए और भारतीय दर्शन देखिए, तो उस रूप में भी आप देख सकते हैं इसको, तो कहते हैं हृदय में मन का आवास होता है। अब एक और कंसेप्ट था पेरिकार्डियम, जो हार्ट की कवरिंग कही गई है, उसको भी ऑर्गन माना गया था। पेरिकार्डियम में कहते हैं ये मस्तिष्क का आवास है, ब्रेन, ब्रेन का आवास पेरिकार्डियम में है। लंग्स में क्या है? अब लंग्स में दर्शन, इस एक्यूप्रेशर दर्शन में अवधारणाएं आत्मा की दो हैं। एक कहा गया है आकाशीय आत्मा, और एक कहा है भौतिक शरीर की आत्मा। तो दो आत्माओं का कंसेप्ट है, एक आत्मा का कंसेप्ट नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो भौतिक शरीर की आत्मा है उसका तो आवास लंग्स है, और जो आकाशीय आत्मा है उसका आवास लीवर है। ये थोड़ा सा एक नई अवधारणा है जो भारतीय दर्शन से भिन्न। किडनी में इच्छा शक्ति का आवास है, जितनी इच्छा शक्ति आपकी प्रबल होगी, इसका मतलब किडनी आपकी उतनी ही प्रबल है। और स्प्लीन क्या है? स्प्लीन में विचार शक्ति का, जितनी विचार शक्ति, विचारनीय शक्ति जितनी होगी वो स्प्लीन की वजह से मिलती है। तो इसलिए अगर आपका स्प्लीन बैलेंस फॉर्म में है, बढ़िया है, तो विचार शक्ति आपके पास अधिक होगी। अब अगर किडनी इसेंस बैलेंस्ड है, अच्छा है, परिष्कृत है, परिमार्जित है, परिशोधित है, इसका अर्थ ये हुआ कि किडनी यांग और किडनी इन दोनों आपकी सबल है, हृष्ट पुष्ट है, स्वस्थ है। अगर दोनों स्वस्थ है तो क्या होगा कि आप अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा कोई भी कठिन कार्य आप लेंगे और उसको मनोयोग से उसको करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, यानी लक्ष्य प्राप्त करने में सफल भी होंगे। और अगर इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, अरे कमी है मतलब, अगर किडनी आपका प्रबल नहीं है, यानी किडनी की इन और यांग शक्तियां कमजोर हैं, तो आपका काम करने में उतना मन नहीं लगेगा, इच्छा शक्ति की कमी होगी, काम करने में मन नहीं लगेगा, मन अवसादित हो जाएगा, मन दुखी हो जाएगा, ये भी कारण है। तो ऐसे में हम लोग ये कहते हैं कि ऐसे में अगर आपको ये स्थिति आपको आए, तो आप तीन चीजों पर केवल आप करें, तीन पॉइंट्स हमारे हैं, K3, K6 और K7, तीन पॉइंट है, उनको टोन कर लीजिए।
अधिक पॉइंट नहीं है। K3 का हमने शर्मा जी, K3 का हमने आपको भेजा हुआ है फोटो। K3 फोटो जो आज मैंने भेजी है ग्रुप में, वो K3 की है। मेरी गुजारिश है कि सारे लोग जो भी 55 वर्ष के ऊपर हों, महिलाएं और पुरुष, वो सब लोग K3 को, जो K3 का स्थान है, वहां पर सिलेक्ट कर लें और वहां पर जरूर टोनिफिकेशन का लगाएं, टोन करना शुरू कर दें। ये सबको करना चाहिए। मैं बार बार इस पर आग्रह करता हूं, हम लोग स्वयं करते हैं। महिलाओं की अवस्था में 50 वर्ष के ऊपर, पुरुष में 55 वर्ष ले सकते हैं। इन सबको लगाना चाहिए। और ये उस लगाने का तरीका ये है कि आप 10 से 12 घंटे लगाइए और 12 घंटे के बाद आप उसको निकाल दीजिए। 2 घंटे 3 घंटे निकाल सकते हैं, फिर लगा सकते हैं, लेकिन निकालिए जरूर। मेरा अनुमान, ये मेरा वो अनुभव है कि उसको निकालना जरूर चाहिए। वो कई साइंस यही बताती हैं। अदरवाइज वो फिर उसका फंक्शनल जो है कम इफेक्ट हो जाएगा। तो उसको निकाल दीजिए, फिर दोबारा लगा लीजिए, 2-3 घंटे बाद फिर लगा लीजिए उसको। लेकिन उसको लगाइए जरूर, ये जरूर करिए। इससे आप 1 महीने में, 1.5 महीने में आप परिवर्तन देखेंगे। बहुत चीजों परिवर्तन हो जाएगा। कहीं स्वेलिंग होगी तो होता था स्वेलिंग विलिंग कम होने लगे, आप देखिएगा। फिर अब दूसरी कुछ अवधारणाएं और भी हैं। प्रारंभिक दशाओं में यह माना गया कि कि हमारे पास 2 किडनी हो, 2 किडनी ना, एक लेफ्ट है राइट। तो उन्होंने कहा 2 किडनी कंसेप्ट तो है, लेकिन राइट किडनी इज द किडनी ऑफ इसेंस। उन्होंने कहा कि राइट किडनी, ये कंसेप्ट आया था। देखिए, विचार तो है, परिवर्तन भी हो सकता है। पहला विचार ये आया कि राइट किडनी इज द किडनी ऑफ इसेंस एंड लेफ्ट किडनी इज द रियल किडनी। यानी अगर रियल किडनी के फंक्शन की बात करें तो वो रियल किडनी लेफ्ट में मिलती है और राइट किडनी किडनी ऑफ इसेंस। ये पहले का विचार आया था इस कंसेप्ट में। लेकिन दूसरा विचार आया कि नहीं, दूसरे विचार के अनुसार आया कि किडनी जो है, किडनी सत दोनों किडनियों के मध्य में स्थित है। और हम लोग कभी याद करें तो जब बच्चा छोटा होता है तो माँ जो है उसको जो स्पर्श करती है, याद करिएगा, स्पर्श करती है, वो जो भाग है जहां पर नीचे की तरफ स्पर्श करती है, कमर के जस्ट नीचे, शायद वही बिंदु हमारा आएगा GV5.5। और वही पॉइंट है उसको स्पर्श, आप देखिए ना, ऐसे स्पर्श होता रहता है। वो कहीं ना कहीं उस किडनी सत को, अनजाने में ही सही, उनको नहीं ज्ञान है, लेकिन किसी को तो ज्ञान रहा होगा, तो उस ज्ञान को देखिए, वहीं पर वो होता है। यही किडनी का जीवन सत का जो संग्रह है, उसी बिंदु पर होता है। बिल्कुल बैक, जहां बोलते हैं बैक नीचे की तरफ, वहां पर GV5.5। तो एनीवे, तो ये किडनी, इसको जो जहां पर स्थिर होता है उसकी तरफ से 2 द्वार निकलते हैं, एक लेफ्ट किडनी की ओर और एक राइट किडनी की ओर। इस स्थान को गेट ऑफ वाइटलिटी कहते हैं। और इसी स्थान में माना जाता है कि आपका जीवन सत संग्रहित होता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया वो उस पर जीवन सत संग्रहित होता है, इसी पॉइंट माना जाता है, दोनों किडनी के मध्य में। और ये गेट ऑफ फर्टिलिटी इसको कहते हैं। इसको बोलते हैं, इसी पर द्वार है और इसके दोनों द्वार, एक तरफ लेफ्ट में, एक राइट। तो ये गेट ऑफ फर्टिलिटी ये है, इसी से ऊर्जा सब बनती है, ओरिजिनल की इसी से बनती है, और यही सब जगह नियंत्रण करता है। तो ये स्थान इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है। यही जीवन और मृत्यु का निर्धारण करेगा। यही आपके व्यक्तित्व के विकास को निर्धारण करेगा, हड्डियों के विकास में और आपके मानसिक रूप में, सबके यही करेगा। तो ये गेट ऑफ फर्टिलिटी में जीवन सत्य, ये कंसेप्ट माना गया दूसरा विचार के अनुसार। यानी उन्होंने माना कि नहीं, केवल राइट किडनी इज नॉट किडनी ऑफ एसेंस और लेफ्ट किडनी इज रियल किडनी, ये कंसेप्ट सही नहीं है। बल्कि दोनों किडनियों को समान महत्व का माना गया और कहा गया कि नहीं, जीवन सत्व तो बिल्कुल मध्य में है और दोनों किडनियां स्वतंत्र हैं, उन्हीं उन्हीं से ऊर्जा ग्रहण करेगी। तो इसी गेट ऑफ फर्टिलिटी को रूट ऑफ ओरिजिनल की कहा गया। क्यों? क्योंकि यही तो रूट थी, यही जड़ थी, जो प्रारंभ में आपको मिली थी, प्रारंभ में ईश्वर से। और यही जो है, इसी से परिचालन हो रहा था और यही आपको आगे कर रही थी। तो यही अब इस वाले में ये माना गया कि इसमें ऊष्मा ऊर्जा दोनों है। ऐसा नहीं है कि केवल ये
तरल के रूप में है तो इसमें केवल जल है, ऐसा नहीं है। वो जल है, जल के साथ साथ उसमें ऊष्मा भी है, यानी ऊर्जा और ऊष्मा दोनों है। तो यद्यपि किडनी जल का संचालन कर रही है, जल का रेगुलेशन कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किडनी सत्व में या जीवन सत्व में आपके ऊष्मा की या ऊर्जा की कमी हो। ऊष्मा और ऊर्जा दोनों है। अब गेट ऑफ वाइटलिटी के बारे में और हम लोग समझें, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण, किडनी के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण गेट ऑफ वाइटलिटी है। क्या करता है? इट स्टोर्स फायर। ये नॉर्मल कंसेप्ट नहीं है, ये डिफरेंट कंसेप्ट है। उन्होंने कहा कि गेट फर्टिलिटी में जीवन सत्व है। अब जीवन सत्व में है जिसमें अग्नि भी है, और हम लोग मानते हैं, आयुर्वेद में हम लोगों ने माना कि अग्नि सब में है। आयुर्वेद में हम लोगों ने क्या माना? रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र सब में अग्नि है। वहां हम लोगों ने माना कि आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सब में अग्नि है। वहां हम लोग कहा कि जठर में अलग से अग्नि है, जठराग्नि। वहां हम लोग 13 अग्नियों की कल्पना किया। तो क्या जिसमें तरल था उसमें अग्नि नहीं थी? तो जब आयुर्वेदिक कंसेप्ट में भी, यानी भारतीय दर्शन वो है और चीनी दर्शन दोनों में इस बात में साम्य है। वो कह रहे हैं कि इस जीवन सत्व में भी अग्नि है, और ये अग्नि क्या है? वो ऊष्मा है। और यही जीवन सत्व, अगर अब ऊष्मा है और ऊर्जा है, दो कंसेप्ट हैं। अब इस जीवन सत्व में ऊष्मा भी है, इस जीवन सत्व में ऊर्जा भी है, और इसी जीवन सत्व से किडनी की का निर्माण भी होता है, इसी से ओरिजिनल की का निर्माण भी होता है, इसी इसी से अन्य ऑर्गन्स को एनर्जी भी दी जाती है, यांग एनर्जी, इन एनर्जी। तो इसका महत्व तो बहुत हो गया ना। अगर मान लीजिए ये कम है, या ये बैलेंस फॉर्म में नहीं है, या कमी आ गई, इसमें आ गई, तो क्या होगा? प्राथमिक रूप से तो हमको ऊष्मा कमी है, ऊर्जा कमी है, थकान लगेगी। पहला तो थकान अगर बहुत लग रही है तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं? नॉर्मली ध्यान देते हैं स्प्लीन पर, कि स्प्लीन ने बनाया नहीं होगा, भोजन नहीं किया होगा, वो तो अलग पॉइंट है। लेकिन ये भोजन कर रहे हैं, आपके लंग्स भी ठीक कर रहे हैं, और तब भी आपको थकान लग रही है, इसका मतलब कि आपको गेट ऑफ वाइटलिटी में, आपको यानी किडनी में आप ट्रीटमेंट करती है। ये इसका कहने का अर्थ ये है। जीवंतता, मानसिक आपको अवसाद होगा। आपको लगेगा आप भोजन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अरे जीवन में क्या है, जीवन में क्या रखा, मानसिक अवसादी तो है। तो ये जो कंसेप्ट विचार आने लगे, तब आपका ध्यान किडनी पर जाना चाहिए। आपका वाइटलिटी, जीवंतता की कमी होने लगी, तो वाइटल तो एक ही चीज बोल, सबसे पहले वाइटल उसी को बोल रहे हैं, वाइटलिटी। तो गेट ऑफ वाइटलिटी है। वाइटल, अगर वाइटल नहीं रह पा रहे हैं और जीवंतता का अभाव महसूस कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं सब कुछ करता हूं लेकिन मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल निष्क्रिय हूं और सक्रिय नहीं हूं, और बिल्कुल अब क्या जीवन में है, क्या जीवन हो। ये जो जीवंतता का अभाव हो रहा है, ये किडनी की वजह से हो रहा है। और ये इसको आप करके, किसी कोई ऐसे बोले, आप इसको करके देखिए। हमारे यहाँ अभी एक साहब अभी बोल रहे थे, क्लास में हम लोग बोल रहे थे, तो उन्होंने यही कहा, मैंने कहा किडनी के सारे पॉइंट लगाइए, किडनी इसेंस लगाइए, किडनी की लगाइए, किडनी इन लगाइए, किडनी यांग लगाइए। तो 2 दिन बाद कह रहे थे कि कुछ तो परिवर्तन आया है, मैं कुछ एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। अब ईश्वर करे वही उनका कारण वही रहा हो, तो वो हो जाएगा। फिर आपको ठंडक भी लगेगी। ठंडक हार्ट की वजह से भी लग सकती है, लेकिन अगर ठंडक, हार्ट आपका बिल्कुल ठीक है, आपने सब देखा, आप कोई, क्योंकि हार्ट कोई सिम्टम देगा ना। अगर हार्ट में कोई कमी होगी तो कोई सिम्टम देगा, कहीं वो होगा, चेस्ट में कहीं बर्निंग होगी, कहीं आपको पल्पिटेशन होगा। कुछ अगर नहीं सिम्टम दे रहा है, तो इसका मतलब कि अगर, और तब भी ठंडक लग रही, तो इसका मतलब कि किडनी का कारण हो सकता है। क्योंकि किडनी और हार्ट दोनों मिलकर के, एक ऊष्मा है, एक एक ऊष्मा हाई है, हार्ट तो ऊष्मा है, और नीचे जो है किडनी जल है। तो ऊष्मा और जल दोनों मिलकर के आपके टेम्परेचर को 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट बना रखते हैं। और इसके साथ साथ हमारे एक और ऑर्गन है, ट्रिपल वार्मर, जो मेटाफिजिकल, जो जो कोई ऑर्गन के रूप में डिफाइंड नहीं है मॉडर्न साइंस में। वो चीनी दर्शन की विशेषता है कि वो कहते हैं ट्रिपल वार्मर, ऊपर के वार्मर, और एक मध्य का वार्मर और लोअर वार्मर। तो लोअर वार्मर का जो है, लोअर वार्मर नाभि के नीचे जो है लोअर वार्मर है। तो वो लोअर वार्मर जो है वो भी एक अहम भूमिका निभाता है। उसको हम लोगों ने बाद में एंडोक्राइन सिस्टम से जोड़ दिया कि एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है वो। तो
अगर ये सब चीजें आपको हो रही हैं तो केवल एक पॉइंट पर आप करिए। अगर मानसिक अवसाद लग रहा है, आपको ठंडक लग रही है, आपको जीवनता कमी लग रही है, तो एक ही सिंगल पॉइंट है, जीवी 5.5, उसको टून कर दीजिए। सिंगल पॉइंट जीवी 5.5 को टून कर दीजिए। वो हम ऐसा नहीं कि वहां पर होगा, बैग में नहीं होगा, वो हम लोग हाथों में बना दिए ना, प्रोफेसर पार्क जेबू ने हाथों में सारे पॉइंट्स बना दिए हैं। तो यहाँ 5.5 माने 5 और 6 के बीच में लगा दीजिए बस, उससे आपका काम चलेगा और बढ़िया रिजल्ट अच्छे आए। अब गेट ऑफ फर्टिलिटी और काम क्या करता है? इट वार्म्स लोअर वार्मर। लोअर वार्मर को क्या करते हैं? लोअर वार्मर क्या है? जो लोअर वार्मर है, यही द्रवों को बाहर निकालने का काम करता है, सहयोग देता है। ये इसकी भूमिका जो मैनेजर, एक वो मैनेजर नहीं बल्कि इवेंट मैनेजर की तरह होती है। ट्रिपल वार्मर की, इसका जो लोअर वार्मर है या ट्रिपल वार्मर है, उसकी भूमिका एक इवेंट मैनेजर की तरह फंक्शन करता है। ये कहीं से आदेश तो लेता, ब्रेन से आदेश ले लिया, लेकिन जैसे आपके शादी बारात में क्या होता है, एक इवेंट के लिए इवेंट अरेंजमेंट वाला होता है, उसको आपने कहा कि भाई ये कर दीजिए और ये चीज कमी है, तो वो तुरंत पूरा कर देता है। तो वो मालिक से, जो मालिक मानता है जिसको, उसी से आदेश लेता है। अन्य कोई आदमी कह देता है कि जरा भैया इसको इधर लगा दो, वो नहीं सुनता है, जानता है कि मालिक कौन है। तो मालिक से उसी तरह ब्रेन से जो ट्रिपल वार्मर आदेश लेता है, उसको इवेंट मैनेजर की तरह फंक्शन करता है, तो उसका भी रोल है। तो वो भी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। लेकिन इस भूमिका के रूप में देखें कि गेट ऑफ वर्टिलिटी की वजह से आप वार्म, जो आपको उष्मा जो मिल रही है, ऊर्जा, वो उसी बार, तो वो लोअर वार्मर का कार्य क्या है? द्रवों को बाहर निकालना। और ये जो है उष्मा ऊर्जा दोनों लेता है कि इसी गेट ऑफ वर्टिलिटी से। अब गेट ऑफ वर्टिलिटी मान लीजिए कमजोर हो गई, यानी इसमें ठीक से तरल नहीं है, नहीं है, तो क्या है? आवश्यक ऊर्जा और ऊष्मा की कमी हो जाएगी। तो आपका या तो द्रव निकलेगा नहीं, और निकलेगा तो कम निकलेगा, तो आपको यूरिनेशन की जो प्रॉब्लम कमी होगी, तो इस गेट ऑफ फर्टिलिटी की वजह से भी हो सकती है। फिर गेट ऑफ फर्टिलिटी का दूसरा काम क्या है? स्प्लीन, उसी उसी के स्प्लीन जो है गेट ऑफ फर्टिलिटी के, भाई उसी के समानांतर है, लेफ्ट साइड में है स्प्लीन और स्टमक। तो उनको क्या करता है? उनको भी ये गर्म करता है, उष्मा, उनको भी उष्मा प्रदान करता है। कैसे? स्पिन अपना कार्य करने के लिए चाहिए नहीं, जो ऊर्जा चाहिए ना उसको, उसको भी उष्मा चाहिए, उसमें ऊर्जा चाहिए, नहीं तो वो ऊपर अपनी ऊर्जा को जो बनाएगी भोजन ऊर्जा, उसको ऊपर भेज नहीं पाएगी। तो उसको करने के लिए भी उसको यही गेट ऑफ फर्टिलिटी देती है। और अगर ये कमजोर पड़ गई, तो स्प्लीन कमजोर पड़ गई, स्प्लीन अपना फंक्शन काम नहीं कर पाएगी, तब आपको और थकान लगेगी। अगर ये कमजोर, तो हमने अभी कहा कि कमजोरी आपको महसूस होगी। ये गेट, अगर गेट ऑफ वाइटलिटी कमजोर, तो एक तो लिक्विड बाहर नहीं निकलेगा, तरल बाहर नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो तरल के रूप, और जो स्पिन कमजोर हो गई तो स्टूल आपका सॉलिडी फॉर्म, सॉलिड नहीं निकलेगा, बल्कि वो लिक्विड फॉर्म में निकलेगा। और आपको थकान भी लगेगी। क्यों? क्योंकि ऊर्जा वो भी नहीं बना रही, जबकि ऊर्जा बनाना उसका काम है। भोजन से हमको ऊर्जा मिलती है, वो उसको, और हमको ठंडक लगेगी। ठंडक क्यों लगेगी? क्योंकि हमारे पास उष्मा की, ऊर्जा की दोनों कमी हो जाएगी। भोजन जाएगा नहीं तो उष्मा बनेगी नहीं, ऊपर हार्ट और लंग्स अपना काम कर नहीं पाएंगे, उसको ऊर्जा को नीचे भेज नहीं पाएंगे। तो एक विशेष साइकिल आपको ऐसे बन जाएगी कि वो यहाँ ऊपर स्पिन कमजोर, स्पिन ऊर्जा भेज नहीं पाई, ऊर्जा भेज नहीं पाई तो उनको ऊर्जा मिल नहीं पाई, तो उन्होंने ऊर्जा बनाया नहीं, तो रक्त ठीक से प्रवाह नहीं हुआ, तो उसके बाद रक्त प्रवाह ठीक से नहीं हुआ, तो आपको ठंडक लगेगी। इसकी ऊर्जा आई नहीं, इसने अपना जो है किडनी को दिया नहीं, तो ये विशेष सर्किल आपका पूरा तरह हो जाएगा। और इसमें हम लोगों का ये होगा। शर्मा सर, ये किडनी का चैप्टर एक लेक्चर में पूरा नहीं हो सकता, ये मान के चलिए, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है। और ये बहुत इसलिए हम जानते हैं कि ये एजिंग प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है। इसको बताना बहुत जरूरी है, ताकि कम से कम ये तो लोगों को मालूम हो कि किडनी का फंक्शन मॉडर्न साइंस के अलावा किसी और साइंस में क्या है। तो
ये बहुत आवश्यक है। ये मुझे हमेशा प्रभावित करता है कि हम लोग एजिंग प्रोसेस में जान ही नहीं पाते किडनी के फंक्शन कितने हैं, और बाद में हम लोग कहते हैं कि किडनी क्रिएटिनिन वाला हो गया। अन्य ऑर्गन्स पर हम ध्यान देते हैं, लेकिन ये भी ऑर्गन उतना ही महत्वपूर्ण है। तो जैसा आप कहिएगा, अभी 2-3 मिनट का और वक्त हाँ है। बिल्कुल, ले लीजिए, कोई ले लीजिए, आराम से लीजिए सर, और नेक्स्ट फिर मार्च में रख लीजिएगा नेक्स्ट। हाँ, वही उसको जो है अगले पे कर देंगे। तो अब गेट ऑफ वाइटलिटी रेगुलेट्स सेक्सुअल फंक्शन टू। अब कैसे इसको कहा जाए कि अगर गेट ऑफ वाइटलिटी सच, तो सेक्सुअल लाइफ से क्यों, सेक्सुअल लाइफ से यही जुड़ी हुई और यूट्रस से जुड़ी हुई है। ये यूट्रस से जुड़ी हुई है और जितने भी गायनी फंक्शन है सबसे जुड़ी हुई है, तो सभी इस पर निर्भर है। तो अगर ये कमजोर हो गई तो इम्पोटेंसी होगी, इनफर्टिलिटी होगी। ये ध्यान देने की बात है। इसीलिए किडनी के हम लोग फंक्शन को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। अब ये हम लोग यूट्रस का बताएंगे, तो यूट्रस का संबंध बताना ही थोड़ा सा ये रहेगा। तो यूट्रस का संबंध बताना बहुत आवश्यक है। अभी मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये बता देंगे, ये महिलाओं के लिए भी उतना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूट्रस एक अलग से ऑर्गन है। ये साधारण ऑर्गन नहीं है। यह आपके सारे आगे रिप्रोडक्शन के बाद जितने भी संसार इसी से निर्मित हो रहा, तो यही एक कारण है। तो अब देखिए, नॉर्मल हम फंक्शन की बात कर रहे हैं। अब इसमें बता दें, 2 मिनट उसमें किडनी की ऊर्जा, किडनी की जो मेरिडियन है, वो नीचे से, मेरिडियन के रूप में बोल रहा हूँ, मेरिडियन माने वो मार्ग जो ऊर्जा को ले जाते हैं, प्रवाह वाले होते हैं। तो नीचे से ये किडनी का शुरू होती है। और हम लोग अगर आज की भाषा में कहें, तो हम लोग छोटी उंगली जो है, सबसे छोटी उंगली पैर की, वहां से शुरू होती है। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए, तो छोटी उंगली पर आप मेथी की पट्टी जरूर बांध दीजिए। छोटी उंगली पर, सबसे छोटी उंगली पर पैर की, दोनों छोटी उंगलियों पर मेथी की पट्टी जरूर बांध दिया करिए। ये भी काफी कुछ आपको कारगर करेगा। वहां से जो किडनी की ऊर्जा आती है, वो अंदर साइड से, मतलब पैर के एक बाहर साइड हुआ, एक अंदर साइड से किडनी से आती है। और ये ऊपर जाकर के आपके बिल्कुल गोनेडल एरिया से अंदर से निकलती है। इसलिए किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, किडनी की तो किडनी की मेरिडियन ऊपर आपके इस एरिया में ये दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताऊं कि इस एरिया से, गोनेडल एरिया से आते हुए, और यहाँ पर आपका बिल्कुल बीच में आपका कंसेप्शन वेसल मेरिडियन है, इसके बगल में ये किडनी की मेरिडियन है। यहाँ से जाकर के यहाँ क्लेविकल बोन पे समाप्त हो जाएगी। तो यानी इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये कंसेप्शन वेसल मेरिडियन के बगल से गुजरती है। और कंसेप्शन का अर्थ ही समझ लीजिए दो। कंसेप्शन का अर्थ पहला तो यही है, दूसरा कंसेप्शन का अर्थ विचारों का। एक कंसेप्शन भौतिक, यानी कंसीव करना। तो कंसीव करना माने लेडी के संदर्भ में कंसेप्शन वेसल है नंबर 1। कि कंसेप्शन क्या है कि जब जब आपका फर्टिलाइजेशन हो गया और जाइगोट बन गया, तो जाइगोट बन करके जब यूट्रस में आके 5-6 दिन बाद चिपक जाएगा, उसको बोलते हैं कंसेप्शन। और उस समय वो एक सेल का नहीं होगा, बल्कि वो 16 सेल का मोरोला हो जाएगा, वो वहां चिपक जाएगा, तब उसको कंसेप्शन बोलते हैं। तो एक तो कंसेप्शन का ये। दूसरा कंसेप्शन माने आपको कोई चीज पचा लेना। अगर आप पाचक शक्ति नहीं है, तो एक का ध्यान आपको जानना चाहिए एसआई पर, और दूसरा ध्यान जाना चाहिए आपका कंसेप्शन वेसल मेरिडियन पर। ये दो चीजें ऐसी हैं जो हम तो मेरिडियन मार्ग के आधार पर हम लोग कह रहे हैं कि इसलिए किडनी की गोनेडल एरिया से इसलिए संबंध अधिक है, जेनाइटल एरिया से इसलिए संबंध है, क्योंकि किडनी वहीं से पास होती है। इसलिए आगे चल के हम बताएंगे कि यूट्रस से इसका बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। यूट्रस का संबंध इससे है। एक आध ऑर्गन और भी हैं, हार्ट है, लीवर है, इन पर भी है। तो इसलिए हम लोगों को, और स्पेशली महिलाओं को, इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। स्पेशली महिलाओं को, और जेंट्स को भी। ऐसा नहीं पुरुष नहीं है कि जो नहीं, उनको भी ध्यान देना है। और तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आगे के लिए छोड़ते हैं। और ये चैप्टर लंबा है, हम लोग अगली बार इसको कवर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अमित श्रीवास्तव साहब। आज आपने किडनी के विषय में बहुत अच्छे तरीके से लिया सेशन। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाद में दो शब्द हमारे एक ऐसे के साथ बोलेंगे।
अब किसी का कोई प्रश्न बनता है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि सभी लोग अनम्यूट हैं इस संबंध में। सर मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसा कि बताया गया कि अकॉर्डिंग टू एज महिलाओं को और पुरुषों को आफ्टर 50 करना चाहिए, तो क्या पहले से नहीं कर सकते हैं? पहले तो ऊर्जा रहती ही है। देखिए, आप अभी कहा ना कि एक तरल मिला है, एक जैसे कि तरल। सर मैंने आपसे एक प्रोसेस बताया था कि यदि टाइम से पहले किसी का यूट्रस रिमूव हो जाता है हाँ, दो देखिए, तो वो तो आपने दूसरी कंडीशन बता दी है ना। हाँ हाँ एक तो कंडीशन वो वही हुई ना, वो यूट्रस रिमूव हुआ है तो नेचुरली तब दूसरी बात हो गई। हम तो सामान्य दिशाओं में कह रहे हैं कि अगर आप है तो हमने ये नहीं कहा कि पहले मत करिए, हमने कहा उस दशा में जरूर करिए। मैंने कहा ना, याद करिए कि यस प्रत्येक सर। व्यक्ति को, पुरुष हो तो वो 50 वर्ष का, क्योंकि हम मानते हैं कि उस समय तक हमारी क्षमता रहती है। और यस सर। महिलाएं महिलाओं पुरुष है तो हमने कहा कि 55 वर्ष का, 55। और महिलाओं का हमने 50 वर्ष का, क्योंकि यस। उसमें मेनोपॉजल एरिया वही होता है टाइम। तो इसलिए हमने कहा कि वो मेनोपॉजल में हम लोग, आप अगर हमारे में एक्यूप्रेशर संबंधित है, क्यों मैडम? यस सर। हाँ, तो नेचुरली तो अब हम लोग को ध्यान देना चाहिए। तब हम लोग कंसेप्शन वेसल मेरिडियन पर जरूर हम लोग ट्रीटमेंट करना चाहिए। LU7 और K6, राइट में यस सर। LU7 टोन, K6, और दूसरा चोंगमो, चोंगमो सेकंड है, उसको भी ट्रीट करिए, एक साथ ट्रीट करिए। और आप लोगों के लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है CV1, और हमारे पुरुषों के लिए ST30। हम लोग ST30 को दोनों तरफ लगाते हैं, और आप लोगों को CV1 को लगाना है दोनों तरफ। और इसके साथ चांगमो भी लीजिए, क्योंकि दोनों चीज, जहाँ यूट्रस रिमूव हुआ है, चांगमो और कंसेप्शन दोनों को लीजिए, प्लस किडनी तो आप लीजिए, किडनी सेंस। ओके सर, थैंक यू। सर ये आपने जो डायग्राम भेजा था साहब, इसमें K3 पे आपने क्या, ये K3 पे क्या चीज लगानी होगी हमको? K3 को टोन करना है। अगर कैसे? आप मैग्नेट लगाते हैं, अगर हाँ। मैग्नेट नहीं लगाते हैं तो मेथी लगा लीजिए। अगर मैग्नेट लगाते हैं तो मैग्नेट ऊपर की तरफ व्हाइट दिखना चाहिए। ओके, तो ये जो लगानी होगी मेथी, ये थोड़ा सा ऊपर लगानी होगी इसके पीछे, है ना, K3 के मेथी तो पीछे। हाँ, इसी के ऊपर एक टेप से चिपका लीजिए। हम्म। तो जहाँ टकना है उंगली हम उसके नीचे। अलग से चित्र भी हम बना के भेज देंगे आपको, लेकिन हमने ये ठीक है। ओरिजिनल टेक्स्ट से भिजवा दिया है ताकि ये सबको थोड़ा सा मालूम हो जाए, तो थोड़ा सा लगा। देखिए, जब तक शुरू नहीं करेंगे हम्म। कोई चीज, वो तब तक वो उसका रिजल्ट नहीं दिखेगा। सही बात है। चलिए सर, कोई किसी का और प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हमारे शेख साहब धन्यवाद। मेरे ख्याल से आपने इतना बढ़िया समझा दिया, कोई प्रश्न बन नहीं रहा किसी का भी। सर ने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा लगा सर। अब न्यू ठीक तो है। है लेकिन बहुत ही अच्छा। और BM चौधरी साहब ने खोल लिया था तो लिए। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर। सर, अच्छा, इसमें प्रोस्टेट का भी होता है क्या कुछ? वो तो अलग सर टॉपिक। सर अलग है। कि मैंने ठीक है कहा ना, ठीक। देखिए नीचे के तीनों द्वार, सभी द्वारों का नियंत्रण, इसलिए एक हाँ शब्द में पूरी बात है। सब वही है प्रोस्टेट वही। भी सब उससे जुड़ा हुआ, गोनाडल जितने चीजें हैं, जेनाइटल, वो सब उससे जुड़ी हुई हैं। तो उनपे तो आपको किडनी, देखिए किडनी के चार हमारे पास अवधारणाएं हैं। हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं, किडनी इसेंस नंबर 1, नंबर 2 किडनी की, नंबर 3 किडनी यांग, नंबर 4 किडनी इन। उन्होंने कहा कि जैसे तेल जब दे रहे हैं, तेल की बाती, तेल लगाइए, तेल है क्या है, तो तेल इन है, और जो उसकी लौ है यांग है। तो तेल जब घटने लगता है तो लौ भी घटती है, और तेल जब बढ़ता है तो लौ भी बढ़ती है। तो यानी अगर किडनी इन की कमी होगी तो यांग की भी कमी होगी, और यांग की कमी है, इनकी भी कमी होगी। तो इसलिए दोनों को एक दूसरे से जोड़ा हुआ है। तो हम लोग सब, मैं सबको बोलता हूँ कि अल्टरनेट लगाइए, एक दिन किडनी इन, एक दिन किडनी यांग, एक दिन किडनी की, एक दिन किडनी इसेंस। और अगर नहीं लगाना चाहते तो आप एक हफ्ते लगाइए किडनी इन, दूसरे हफ्ते किडनी यांग, तीसरे हफ्ते किडनी इन, और वो किडनी की, और चौथे हफ्ते वो। तो इससे भी आप रिजल्ट कब पाएंगे? 1 महीने बाद आपको रिजल्ट समझ में आने लगेगा। क्या बैलेंस करके देखिए। देखिए, हमारे यहाँ कोई टेस्ट उस तरह नहीं है, हमारे सामान्य टेस्ट है। आप करके देखेंगे सर, चौधरी सर, तो मैं आपको बिल्कुल, मैं हम लोग ईश्वर से प्राप्त कर रहे हैं प्रेरणा, हम अपनी नहीं बात कर रहे हैं, वहां से प्रेरणा प्राप्त है कि आपको फायदा होगा, और आपको स्पॉन्ट दिखाई पड़ेगा कि मेरे जरूर विचारों जरूर। में, मेरे एनर्जी में, मेरे उसमें कंसेप्ट में आया हुआ है, यूरिनेशन ठीक होगा, आप देखिएगा।
यूरिनेशन बढ़िया होने लगेगा। जो आपको लग रहा है कि धीमा हो रहा है, कम हो रहा है, तेज हो रहा है, वो सब फ्लो सब आपको बैलेंस हो जाएंगे। वो समझ में अब सभी आने लगता है। धन्यवाद। ये वैसे आपने बताया कि सफेद बाल अगर हो जाते हैं तो ये भी किडनी का प्रॉब्लम है। हमारे तो बाल सफेद हो गए। नहीं नहीं, आप हमने देखिए ये नहीं कहा, मैंने कहा कि एजिंग प्रोसेस के पहले हमने कहा था कि आप असमय, असमय एक शब्द है, असमय माने 20 साल की उम्र है और आप व्हाइट लेके घूम रहे हैं तो कोई बात जरूर है। अब वो एक उम्र के बाद तो आपके बाल सफेद सबके होने चाहिए। वो नियम का है, प्रकृति का नियम, प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, प्रकृति के साथ साहचर्य। हम्म। चाइनीज दर्शन भी, भारतीय दर्शन भी, हम कहते हैं कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करिए, हम्म। प्रकृति को अपने साथ रखिए। अगर सूरज डूब रहा है तो हमको भोजन वोजन करके सोने की तैयारी करनी चाहिए। सूरज उग रहा है तो हमको प्रकृति कह रही है कि जगो। देखिए ना, आप 6 बजे करीब 5 बजे जंगल में चले जाइए, कितनी बढ़िया आपको लगेगा। तो अद्भुत उसी के लिए हम जाते हैं, लेकिन एक दिन जाते हैं। हम लोग डेली डेली जाए तो शायद चेंज हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जैसे कि साहब धन्यवाद दीजिएगा हमारे दोस्तों का। सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी का, जिन्होंने अवसर दिया मुझे बोलने का। आज श्री आदरणीय अरविंद श्रीवास्तव जी ने एक्यूप्रेशर के मूलभूत सिद्धांत का 10वें भाग के अंदर किडनी का मुख्य जो अंग है शरीर का, उसके बारे में व्याख्या दी। और आपने बताया कि ये इतना बड़ा इम्पोर्टेंट अंग है कि ये दूसरे अंगों को भी इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। और इसके लिए डिटेल्ड और भी समय चाहिए इसकी पूरी जानकारी देने के लिए। आज काफ़ी चीज़ें इन्होंने क्लियर किया कि मेन जल प्रदान है किडनी का संबंध, और आपने ये भी बताया कि हार्ट और लंग से भी संबंधित है, ऊपर से ऊष्मा आती है, इसका बैलेंस बनाना भी बहुत जरूरी होता है। तो काफ़ी नई नई जानकारियां दी। और सबसे बड़ा एडवांटेज तो यह है कि हम जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं जो इतनी दिक्कतें करती हैं, साइड इफेक्ट करते हैं, उससे बच जाते हैं अगर हम एक्यूप्रेशर सिद्धांत अपना के अपनी बीमारियों को ठीक कर लें। बहुत ही सुगम और सरल तरीका है जिसमें हमें कोई चीर फाड़ भी नहीं करनी पड़ती। और हर तरह की बीमारियों के लिए एक्यूप्रेशर में मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर टोनिंग करने से, उनको ताकत उनके टोनिंग करने से, बढ़ाने से हम उसका फायदा उठा सकते हैं। जैसे मेथी की पट्टी है और चुंबक है, ये कई चीज़ें साधन हैं। अब तो काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है इसकी, इस फील्ड के अंदर। और आज के आदरणीय अरविंद श्रीवास्तव के वक्तव्य के लिए, उद्बोधन के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। और आपके अगले एपिसोड के लिए, सेशन के लिए हम आपका इंतजार करेंगे सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केसरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अरविंद श्रीवास्तव साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जूम के लोग का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जूम के लोग, हमारी कक्षा रोजाना चलती है 6 से 7, यही पासवर्ड, यही आईडी है। अगर किसी को आना चाहें तो डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, आ सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आइए साहब, जैसा कि एक विचार के साथ तो 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, अपनों से अपनापन चाहते हैं, अपनों से अपनापन चाहते हैं तो बेवजह भी मिलिए। अपनों से अपनापन चाहते हैं तो बेवजह भी मिलिए, क्योंकि कई रिश्ते केवल बुलावे के इंतजार में ही बिखर जाते हैं। अत्यंत सुंदर सर, बहुत बढ़िया। कई रिश्ते केवल बुलावे के इंतजार में बिखर जाते हैं। तो हम आपको सबको बुला रहे हैं, 6 से 7 जिसको आना है वो आ सकते हैं। आप बिखरिए मत, तो जुड़ जाइएगा। आइए सब 3 बार उनका चरण करते हैं। शांति शांति शांति। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधः
शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः